देखो यहां पर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। चलिए यहां पर जवाब देना है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। यहां पर जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, वन को ऑप्शन देना है। चलिए वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका ए नंबर ऊधम सिंह ने मारी थी। किसने, ऊधम सिंह, जो कि ऑप्शन है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा ऊधम सिंह। अब यहां पर देख सकते हैं कि पंजाब के ऊधम सिंह ने 31 मार्च 1940 ईस्वी को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिले के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए 1908 में उन पर बम फेंका था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। चलिए यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। यहां पर आंसर देना है टू का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2005 या 2006। 2006 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहां पर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 2006 इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, ये 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और उत्तर प्रदेश की इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 2006 में आपकी हुई थी। याद रखिए 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है कि 2011 में देश के निम्न राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम आपकी बताना है। यहां पर जो आंसर आपका है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि 2011 में से निम्नलिखित में से किस राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। यहां पर जो आपका 3 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा बिहार में। कहां पर है, बिहार, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखिए बिहार में आपकी 61.8 है, अरुणाचल प्रदेश में 65.4 है, राजस्थान में 66.1 है और यहां पर देख सकते हैं सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है सविना अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देना है। यहां पर दिया गया है सविना अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, और 4 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 4 नंबर में। चलिए 4 का ऑप्शन दीजिए सभी लोग भाई, डी नंबर। चलिए सब लोग का जवाब डी आ रहा है, नमक कर के विरुद्ध बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि सविना अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर को हटाना। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था और दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है ना कि ये जो आपका आंदोलन था है ना, तो इसमें एक अमेरिकी संवाददाता थे अर्थात पत्रकार थे वेब मिलर, इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे दोस्तों। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह था तो नमक सत्याग्रह के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे, कौन, वेब मिलर थे दोस्तों, वेब मिलर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा गया है, तो यहां पर बताइए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर अपकेंद्रण। क्या होता है अपकेंद्रण, मतलब इसमें क्या होता है जो कण होते हैं वो बाहर बाहर को आ जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मट्ठा वाली होते हैं ना, मतलब जिससे दूध से क्रीम निकालते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन कार्य करती है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 6 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर है कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो आपका कृष्णा नदी जल विवाद है वो है आपकी किसके, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी नदियां हैं कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में ये आपका विवाद में ही रहती हैं। ये क्या रहती हैं, विवाद में रहती हैं। देख सकते हैं और भी विवाद आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्णा नदी का जल विवाद जो आपका है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से है। गोदावरी जल विवाद आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य के मध्य है ना। और यहाँ पर कावेरी जल विवाद आपका है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जहां से आपकी नदियां जाती हैं जिन जिन राज्यों से या उनकी सहायक नदियां होती हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि इसका पानी हमारे यहाँ आए और उसका पानी वहां पर जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, पानी का ही विवाद होता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था।
चलिए बताइएगा, लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला यहाँ पर कौन सा विद्वान है दोस्तों? यहाँ पर जो आंसर है आपका 7 नंबर में क्या बनेगा? तो डी हो जाएगा फैजी। किसने? फैजी ने किया था। इसका आंसर जो आपका डी हो जाएगा लीलावती, जो कि अंक गणित की पुस्तक है दोस्तों। याद रखिए, लीलावती किसकी पुस्तक है? अंक गणित की पुस्तक है, जिसकी रचना भास्कराचार्य ने किया था। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, ठीक है। और लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में फैजी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर देख सकते हैं, अगर पूछ ले कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है ना, जो कि बदायूनी ने किया था, रजनामा के नाम से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दंडकारण्य क्षेत्र प्रदेश स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है दंडकारण्य क्षेत्र पूछा गया है ना, कह रहा है कहां पर स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो अब आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, यहाँ पर उड़ीसा भी आता है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश दोस्तों आपकी इसमें नहीं आता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से में शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 320 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक लगभग देखा जाए 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र मतलब आप जानते हैं जो आपका ये पठार है ना, छोटा नागपुर का जो पठार है उसी एरिया में आपका है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए खनिज संपदा से क्या है? समृद्ध है, खनिज संपदा से समृद्ध है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। क्या? कामरूप था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थल है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थल जो आपका है ये कहां पर है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जवाब आ रहा है ए नंबर आपके उन्नाव में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्नाव में आपका है नवाबगंज पक्षी विहार, रायबरेली में है समस्तपुर पक्षी विहार, कन्नौज में है लाख बहोसी पक्षी विहार, एटा में है पटना पक्षी विहार, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो देखी गई वो आपकी कहां पर देखी गई? यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर -0.6%। कितनी? -0.6% दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सबसे पहले खोजा गया विटामिन में से कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया विटामिन में से कौन सा है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि लगभग डेली क्लास लेते हैं, और ऐसा भी कोई क्लास नहीं होती है जो आप लोग ना लेते हों, और ऐसा क्लास नहीं है कि आपको एक क्लास या एक इस क्लास में आधा नंबर ना मिले। ऐसा कोई क्लास है जिसमें से आपको आधा नंबर का ज्ञान ना मिले, और ज्ञान ना मिलता होता तो आप क्लास में जुड़ते ही नहीं। तो वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिए। हमें अगर आप मोटिवेट नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम होगा भाई? तो मोटिवेट रखने के लिए लाइक शेयर तो बनता है ना आप लोगों का। चलिए यहाँ पर देखो, दिया गया 11 नंबर सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, विटामिन B1। क्या हो जाएगा? विटामिन B1 जो ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन B1 हो जाएगा। चलिए, पढ़ाते पढ़ाते गले में खराश हो जाती है, गला दर्द भी करता है और आंतें भी दर्द करती हैं दोस्तों। दिन में आपको 10 क्लासें लगभग होते हैं, और 10 क्लासों में अगर आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा सोच के देखिए, पूरा हम नहीं सोचने की बात करें, थोड़ा 1% अपना दिमाग लगाइए कि एक व्यक्ति जो 10 घंटे या 10 क्लासें लेता है वो कैसे कैसे मैनेज कर रहा होगा, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा होगा। पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बनाने के साथ पूरी क्लास लेना, है ना, खाना नहाना कैसे मैनेज होता है, एक बार सोच कर देखिएगा। ऑटोमेटिक रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 10 क्लासें लेता होगा, है ना। अगर किसी के पास अगर 10 क्लासें होती हैं तो 10 टीचर होते होंगे, कम से कम 10 टीचर होते होंगे, नहीं 10 हैं तो 5 टीचर होते होंगे। फिर भी उनमें से कहा करते हैं कि आज हम थक गए, हमारी क्लास नहीं होगी, और आज हम यहाँ पर हमारी क्लास नहीं होगी। लेकिन हमने आपके लोगों के लिए कभी ये नहीं कहा है कि नहीं हम क्लास नहीं लेंगे, हम थक गए हैं। थकने वाले नाम हमने आपसे कभी नहीं लिया कि हम थक गए हैं, हम क्लास नहीं लेंगे, ये चीज़ तो हमने कभी बोला भी नहीं होगा। चलिए देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी होता है ना। और रतौंधी को बोलते हैं शुष्का छिपिका। क्या बोलते हैं? ये नाम भी आप पर याद रखिएगा कि जब पेपर बहुत कठिन हो जाता है ना, कोई बूढ़ा आदमी पेपर बना देता है, तो इसी प्रकार से वो झोंक देता है क्वेश्चन। देखो दिया गया है रतौंधी, रतौंधी को बोलते हैं शुष्का छिपाक, है ना, ये नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? यहाँ पर बताइएगा कि सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है इनमें से कौन सा है? आपका जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर में। तो सबसे ज्यादा घनत्व पूछा गया है ना, तो आपको बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देना है। सी नंबर बृहस्पति या पृथ्वी। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बृहस्पति है भाई, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो आपका है बृहस्पति है। अच्छा भैया, और थोड़ा देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो आपका ग्रह है इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व, चलिए पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है।
इनमें से जब ऑप्शन होता है, इनमें से जब पृथ्वी आपकी ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी बनेगा पृथ्वी, जो आपकी है सबसे ज्यादा घनत्व है। इसका देखिए घनत्व कितना होता है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे कम घनत्व होता है आपका शनि का होता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। और बृहस्पति जो आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, याद रखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के सबसे ज्यादा आपके ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के 79 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन पूछा गया था उसमें से पृथ्वी हो जाएगा। जब पृथ्वी दिया है ऑप्शन में, जब पृथ्वी ऑप्शन में नहीं होता है, याद रखिएगा पृथ्वी जब ऑप्शन में नहीं होता तो बृहस्पति को ही देखा जाता है। लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है, क्यों, हमने देखो आपको बताया कैसे याद रखना है कि जो आपके सूर्य के पहले आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये बने हुए हैं कहीं ना कहीं आपके आयरन से, मिट्टी से, है ना, ऐसे तत्व जो आपके हैं। लेकिन आगे वाले जो होते हैं ये सब गैसीय ग्रह हैं, है ना, ये सभी बाह्य ग्रह हैं जिन्हें बोलते हैं गैसीय ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर देखो सुमेलित करना है, कह रहे हैं माउंट पोपा कहाँ पर है। माउंट पोपा दोस्तों ये म्यांमार में है। कहाँ पर है, ये म्यांमार में है। माउंट पोपा आपके म्यांमार में है। माउंट को सुल्तान ये पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में। इसका देखो 2 हो गया, इसका 3 हो गया। और माउंट देवबंद ये ईरान में आपका ज्वालामुखी है। यहां पर देख सकते हैं कि आपका देवबंद ज्वालामुखी आपके ईरान में है, इसका हो जाएगा 1। और माउंट एल्ब्रुस पर्वत आपके कहां पर है, रूस में। कहां पर है, रूस में, इसका हो जाएगा 4। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 मिल रहा है। देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया होगा, 2 3 1 4 देखिए मिल गया, ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने माउंट पोपा पढ़ा, ये म्यांमार में है। माउंट कोल सुल्तान पढ़ा तो आपने पाकिस्तान। माउंट देवबंद आपके ईरान में। माउंट एल्ब्रुज आपके कहां पर, रूस में। अब यहाँ पर देखिए माउंट कोटोबैक्सी, तो कोटोबैक्सी कहां पर है, आपके इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहां पर है, आपके इटली में है ना, कहां पर है, इटली में है। माउंट स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाशनतम कहते हैं, ये आपके इटली में है। माउंट मौना लोआ जो कि आपके कहां पर है, हवाई द्वीप में है। और फ्यूजियामा कहां पर है, आपके जापान में है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यहाँ पर हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ प्रस्ताव आपके हैं और अच्छा क्वेश्चन आपके हैं, किसके समय ये घटना आपकी घटित हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगस्त घोषणा हुई थी, ये 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917 को हुई थी जो कि अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय। किसके समय, मॉन्टेग्यू के समय। यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव देखो यहाँ पर घोषणा जो आपकी है वो आपकी 20 अगस्त को हुई थी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 वाला है। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 वाला है। तो ये आपके थे कौन, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। अगस्त संकल्प जो आपका है ये 8 अगस्त 1942 वाला है जो कि महात्मा गांधी के समय था, यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही जो कि 16 अगस्त 1946 को M.A. जिन्ना ने यहाँ पर मनाया था, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये सभी क्या है, अगस्त वाले ही हैं, सभी क्या है, अगस्त वाले हैं। लेकिन यहाँ पर घोषणा प्रस्ताव संकल्प कार्यवाही ये आपको दिमाग को दही कर देने वाला है ना। आपके दिमाग को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग को दही कर देगा, लेकिन आपका जवाब सही से नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2 1 4 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा, जितने लोग भी हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यार सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखो सीटें दी गई हैं, लोकसभा की सीटें। अब ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने सही किया है यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर पूछे महाराष्ट्र में कितनी है तो आप कहेंगे 48 हैं। कितनी है, 48 हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पूछे तो पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42 है ना, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। असम में पूछे कितनी है तो असम में बताना 14 है। कितनी है, 14 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए मिलान करके 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अब यहाँ पर कुछ जो कि आपके हमेशा पूछे जाते हैं, देखो उत्तर प्रदेश तो आपने पढ़ लिया 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल में 42, असम में कितनी है 14। अब यहाँ पर बिहार में, तो बिहार में कितनी है 40 है। गुजरात का बहुत पूछा जाता है ना, गुजरात की कितनी है तो आपकी 26। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने हैं 29, पंजाब में कितने हैं 13 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में सिर्फ एक लोकसभा सीटें हैं। कितने, एक लोकसभा सीटें हैं, कहां पर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। 16 नंबर में दोस्तों 16 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिएगा आपकी 47 सीटें हैं। कितनी हैं, यहां पर याद रखिए 47, क्योंकि यहां पर सिर्फ पूछा गया है अनुसूचित जाति का पूछा गया है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति का पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका कौन सा भाई, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, जैसे वर्तमान समय में अनुसूचित जाति 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति की आपकी 47 सीटें हैं। ठीक है, जनजाति पूछा था ना भाई,
जनजाति, हाँ जनजाति देखिए, अनुसूचित जनजाति या मतलब एसटी, एसटी की सीटें आपकी हैं तो आपकी कितनी हैं, आपकी 47 हैं, और एससी की सीटें कितनी हैं तो आपकी 84 हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट रट लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहां पर बनाया है। बताइए, भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहां पर बनाया है। आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके पुणे में। कहां पर बनाया है, पुणे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ये आपके पुणे में बनाया है। और ये वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एस सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल रखा गया है। कुछ आपके नाम परिवर्तन किए गए हैं जो कि आपके रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मडवाडी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि आपका टट्टिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन यहाँ पर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। क्लियर है ना, क्लियर है भाई। सॉरी, यहाँ पर डी होगा, बेंगलुरु होगा। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ पर जो आंसर है। भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल आपके कहां पर है, डी नंबर है दोस्तों, बेंगलुरु में होगा। ठीक है, बेंगलुरु होगा, डी नंबर बेंगलुरु हो जाएगा, सॉरी बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं इसका नाम आपका दिया गया है सर एम मतलब विश्वेश्वरैया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई। चलिए, हमारा मोबाइल गर्म हो गया था, आप लोगों ने ऐसे ऐसे इमोजी भेज दिया कि हमारा मोबाइल गर्म हो गया, हमने देखा कि अरे क्या हो गया, ये सब मोबाइल हमारे इतना ज़्यादा विस्फोट क्यों करने लगा, तो हमें देखना पड़ा कि शायद कुछ गलत बोल दिया हमने। चलिए, यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18 नंबर, कह रहा है 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। चलिए, यहाँ पर देखिए 18 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाए आपका बी नंबर। दोस्तों याद रखिए, चंडीगढ़ से हिसार, क्या चंडीगढ़ से हिसार, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई है, ये आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो आपका वाराणसी है। क्या है, वाराणसी है। अगला आपसे दिया गया है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित करती है। चलिए, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन 38वीं दी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 38वीं तो आपने पढ़ लिया, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग आपका पोलैंड और जर्मनी, रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर 20 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा मॉडल पेपर में हमने सोल्व कराया है, आपको याद आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने शायद आज या कह सकते हैं कल के रात वाले मॉडल पेपर में हमने सोल्व कराया था। यहाँ पर हो जाएगा सीमा शुल्क, क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी, है ना। जीएसटी जो आपका एक अप्रत्यक्ष कर आपका है, कई घटकों में आपका विभाजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आपका असम था, जो कि 12 अगस्त 2016 को हुआ था। वहीं पर जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। अगला 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी बिल से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है। एक क्वेश्चन अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा था, है ना, करंट अफेयर में पढ़ा था। और यहाँ पर दिया गया है कि वो 6 आपके हैं कौन, यहाँ पर देखिए 21 नंबर में, तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जैतापुर और महाराष्ट्र में। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, जैतापुर महाराष्ट्र, ठीक है। और ये फ्रांस की तकनीकी सहयोग से ये आपके स्थापित किए जा रहे हैं, दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं और किससे संबंधित हैं ये आपसे दिया गया है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विशाखा दत्त आपका जो संबंध है किससे, आपके नाटककार है। विशाखा दत्त ये नाटककार हैं, तो यहाँ पर नाटककार कहाँ पर है आपका, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी हो गया, 2 हो गया ना। अगला दिया है वराह मेहर, ये क्या थे, गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ थे, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। चरक आपके कौन थे, तो चरक आपके चिकित्सक थे। क्या चिकित्सक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त कौन थे, तो आपके खगोल वैज्ञानिक थे, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है तो कर लीजिए, लेकिन नहीं तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 1 3 4। चलिए 2 1 3 4 देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो गया कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है दोस्तों, बताइएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? चलिए भाई बताइएगा, कंगना रनौत, यहाँ पर जो आंसर है 23 नंबर में क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा पद्मश्री, हो जाएगा पद्मश्री, है ना। सभी लोग कंगना रनौत को जानते होंगे, हम तो एक ही गाना से जानते हैं, शायद वही है ना कि दिल तू ही बता, जिसमें बड़ी सी साड़ी पहने रहती है, 1 किलोमीटर लंबी साड़ी रहती है, वहीं से भाई हम शायद वही अभिनेत्री है ना। तो उसको वहीं से हम जानते हैं, और तो नहीं जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी साड़ी में 3-4 औरतें भी साड़ी पहन लेती, उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पहचान तो नहीं कर पाते हैं, बस थोड़ा बहुत पहचान कर पाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा, पद्मश्री से किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2022 में दोस्तों कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, और इस सूची में 4 पद्म विभूषण आपके हैं, है ना, 17 पद्म भूषण है और 107 आपके पद्मश्री। दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिएगा कि 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण आपके हैं, है ना, और 107 आपके पद्मश्री हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? यहाँ पर जवाब देना है, क्या जवाब हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि 24 का जो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कह रहा है कि कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ में यहाँ पर देखिए जो आपकी कपास है, क्या है? कपास, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, ये कोई नया बंदा आ गया है क्या भाई क्लास में? कोई नया जानवर क्लास में आ गया है क्या? आज सभी को डिस्टर्ब कर रहा है, जितने भी लोग हैं सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये क्या मोदी जी जो चीता लेके आए उन्हीं में से कोई प्रजाति का बच्चा है क्या भाई? क्यों भाई, ये लगता है मोदी जी जो चीता लाए हैं, है ना, शायद उसी प्रजाति का ये बच्चा है, आ गया है आज। क्यों भाई परेशान कर रहे हो? क्या हमें कमेंट दिखाई नहीं देते हैं? पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ाई करिए, काहे माता पिता की नाक कटा रहे हो? ऑनलाइन मोबाइल आपके पिताजी ने पैसे लेकर दिया है, तो काहे आप कर रहे हैं भाई? अरे पैसा फूंक रहे हो तो कम से कम ये करो, नहीं बाद में तो कहोगे मोदी जी ने यार सही से वैकेंसी नहीं दिया है ना। तो थोड़ा आराम से पढ़िए, काहे परेशान कर रहे हो लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा कपास, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा कपास। हाँ, चीता नहीं तेंदुआ, ठीक है, चीता नहीं तेंदुआ, वो तेंदुआ थे लेकिन ये चीता है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ फसल इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है, जैसे कपास, मक्का, चावल, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है रबी की फसल में, तो रबी की फसल क्या होती है? सर्दियों के मौसम में की जाती है, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, दलहन, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपका जायद की फसल, और जायद की फसल क्या होता है? खरीफ और रबी के दोनों के बीच बोई जाती है। यह समझ लीजिए कि आपके लगभग मार्च अप्रैल में बोई जाती है ना, ये पानी वाली फसलें होती हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी आपको दिया गया है कि हाल ही में भारत ककड़ी और खीरा का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश आपका भारत बन गया है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। याद देखिए एलन मस्क, क्या है? एलन मस्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके कुछ अब आपको आगे हैं जिनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, है ना, सभी लोग तपस्या में लीन हो जाइए, जो आपको सुना रहे हैं बस आपको सुनते रहना है। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया गया मूल देश और शासक दिया गया है, जैसे डायमेकस, है ना, डायमेकस जो कि आपका सीरिया का निवासी था, और ये क्या था भाई? ये बिंदुसार के समय भारत आया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायमेकस किसके समय आया था और कहां का था, तो डायमेकस था आपके सीरिया का, है ना, और ये बिंदुसार के समय भारत आया था। अगला मेगस्थनी जो कि यूनान का था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अगला है फायान ये चीन का था, और किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अगला यहाँ पर दिया गया है आपके हुएनसांग जो कि आपका चीन का यात्री था, और ये हर्षवर्धन के समय आया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं इत्सिंग जो आपका चीनी यात्री था, है ना। अलबरूनी जो कि आपका महमूद गजनवी के समय आया था। मार्को पोलो इटली का है, और कयाल अर्थात पांडे राज्य के समय आया था, पांडे वंश के समय आया था। अगला इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी है, और इसकी डेट पूछी जाती है तो दोस्तों 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का क्या था? यात्री था। अगला निकोलो क्वांटी जो कि आपका देवराय प्रथम के समय आया था। और अगला है राल्फ फिंच आपके अकबर के समय आया था। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय, किसके समय? जहांगीर के समय। अगला है टॉमस रो, दोस्तों टॉमस रो आया था जहांगीर के समय।
पीटर मुंडी जो आया था शाहजहां के समय। दोस्तों इनमें से सभी लगभग क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना, एक आधे छोड़ दीजिए, नहीं लगभग सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपीडब्ल्यूएससी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की प्राचीन पुस्तकें जो आपकी हैं और उनके लेखक दिए हैं, ज्यादा नहीं है, मात्र 10-5 पुस्तकें हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा है, विशाखा दत्त हो जाएगा, विशाखा दत्त। दोस्तों राक्षस के जो दांत होते हैं बड़े विशाल होते हैं, ये अम्मू जो होता है वो विशाल होता है ना, मुद्रा राक्षस हो जाएगा, विशाखा दत्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, है ना, ऋतु संहार, ये मेघदूतम ये किसके हैं, कालिदास के हैं। अष्टाध्यायी आपके किसका है, पानी का है, क्या है, पानी का है। अगला राज तरंगी जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है और ये कल्हड़ के द्वारा आपकी की गई है। अगला अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है और कौटिल्य के द्वारा है। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट की आपकी है, बाणभट्ट की है। अगला है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित आपका है और नाग सेन के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के जो आपके हैं कौन, जयदेव हैं। सौधन राय और बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र आपके अश्वघोष हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है किराता जुर्नियम आपके भारवी के द्वारा। कर्पूर मंजरी आपके राजशेखर, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली, ये हर्षवर्धन की 3 आपकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रायन, कह रहा है चंद्रायन, और चंद्रायन आपकी मुल्ला दाऊद की है। अगला दिया है पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रवरदाई, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, आला खंड, अगला खंड आपका हो जाएगा जगनिक, और बीसल देवरासो हो जाएगा नरपत नाल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब आते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, अभिलेख और उनसे संबंधित जो आपके स्थान है। जैसे गुर्जर का अभिलेख कहाँ पर है, तो आपके गुर्जर आपके मध्य प्रदेश में। शहबाजगढ़ी का अभिलेख कहाँ पर है, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। मनसेरा का अभिलेख कहाँ पर है, हजारा जो कि पाकिस्तान में है। कालसी का अभिलेख कहाँ पर है, देहरादून जो कि आपके उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछा गया था कलसी, कलसी कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। सोपरा का अभिलेख ठाणे महाराष्ट्र में। गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है, कठियावाड़ा गुजरात में है। एरागुडी का अभिलेख कहाँ पर है, कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। मास्की का अभिलेख कहाँ पर है, यारचूर में जो कि आपके कर्नाटक में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो शीतोष्ण घास के मैदान जो कि हमने इसके पहले आपको पढ़ा भी दिया था। पंपास घास का मैदान कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्थात इनकी जो स्थिति होती है वो आपके देखिए कितने में होती है, तो 23.5 और 66.5 के बीच आपकी इनकी स्थिति होती है जो आपकी शीतोष्ण होती है। दोस्तों पंपास घास का मैदान आपके अर्जेंटीना में है। वेल्ड घास का मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये सभी घास के मैदान शीतोष्ण हैं। अगला प्रेरी घास का मैदान, तो प्रेरी घास का मैदान आपकी उत्तरी अमेरिका में है ना। स्टेपीज घास का मैदान आपकी यूरेशिया में है। अब यहाँ पर देखिए उष्ण घास के मैदान, तो उष्ण घास के मैदान देखिए सवाना घास के मैदान। अब ये उष्ण घास के मैदान कहाँ पर होते हैं, तो देखिए 23.5 के मतलब 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, अर्थात यहाँ पर इतने में होते हैं। तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुला में है। कैंपोस घास के मैदान आपके ब्राजील में है। और सिल्वास घास के मैदान आपके अमेजन बेसिन में हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपकी डेट हैं, जैसे कि आपका 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। अगला 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वेरी एमपी है। 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस और 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। ये सभी आपके अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। और अगर आपसे दिया गया है विश्व के भारत और विश्व के प्रमुख बंदरगाह दिया गया है, तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह जो आपका है एक डेल्टा बंदरगाह है जो कि आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है ना, गुजरात में आपका है, जिसे जोरी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है एन्नौर बंदरगाह है ना, एन्नौर। चलिए यहाँ पर देखो दिया एन्नौर बंदरगाह, ये आपके कोयला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, आपके तमिलनाडु में है। और जवाहरलाल बंदरगाह या जवाहरलाल पत्तन ये मशीनीकृत पत्तन है और ये आपके महाराष्ट्र में आपका है। विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है ना। और कलकत्ता और हल्दिया ये नदी घाट में है जो कि पश्चिम बंगाल मतलब नदी में आपके बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम ये डॉल्फिन नोच की तरह है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। योकोहोम आपके जापान में है। इगारका जो आपका पत्तन है आपके रूस में है। मांटेवीडियो आपके कहाँ पर है, तो आपके उरुग्वे में है। और यहाँ पर देख सकते हैं संघाई, संघाई में कौन सा है, चीन है, मतलब चीन में जो आपका बंदरगाह है वो आपका संघाई है। मिस्र में बंदरगाह आपका कौन है, अलेक्जेंड्रिया है। नीदरलैंड में बंदरगाह कौन है, रॉटरडम है। पाकिस्तान का बंदरगाह आपका ग्वादर है, क्या है, ग्वादर है, ग्वादर, ये हमने पढ़ाया भी है। अगर इंडोनेशिया का बंदरगाह आपका कौन है, तो जकार्ता है। और यहाँ पर याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण कौन है, तो पोर्ट डायमंड है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा। भारत के प्रमुख आपके दर्रे हो गए, नाथुला और जलेपला दर्रा आपके कहाँ पर, तो आपके सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। पालघाट दर्रा आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु और केरल में है ना।
थाल घाट आपके मुंबई नासिक के बीच में है। भोर घाट दर्रा आपके मुंबई और पुणे में आपका पड़ता है। अगला आपसे दिया गया है माना, नीति और लिपुलेख, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। रोहतांग, सिपकिला और बड़ा राचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, कराकोरम, बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि डाफला, बोमडीला और यहाँ पर दीपू और यांग्याप, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके कहाँ पर भाई? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगला दिया गया है जिलिपला और नाथुला आपके सिक्किम में। तुजू दर्रा आपके कहाँ पर है? मणिपुर में है। और सेनकोट दर्रा आपके पर वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, यहाँ पर बताइए ऐसा स्तूप आपका कौन सा है? चलिए ऑप्शन आने शुरू हो गए और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर सांची का स्तूप, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो सांची का स्तूप है ये आपके गौतम बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। यहाँ पर सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में मौर्य शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। अब यहाँ पर देखिए सारनाथ जो कि ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने मृत्यु हुई थी अर्थात मृत्यु हुई थी वहां पर, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बताइएगा कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका है, प्राणदायिक स्वतंत्रता इसका भी अधिकार है, विधि के समान समानता ये भी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं है। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते हैं, है ना, जिस प्रकार से हम लोगों को स्वतंत्रताएं हैं ऐसी उनको स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 इनको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राधे 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 भाई राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया गया है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? 3 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर आपके उरांव। कौन है? उरांव जनजाति है, ये सरहुल त्योहार मनाती है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरहुल झारखंड का प्रमुख त्योहार है जिसे झारखंड के मुंडा उरांव हो आग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो लोग गोंड जनजाति दे रहे थे, तो गोंड जनजाति क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है ना। और कुछ महत्वपूर्ण जनजाति इनके सामने दिया गया है, जैसे कि अंगामी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो आप कहेंगे नागालैंड में है, ठीक है ना। यहाँ पर मिकिर जनजाति कहाँ पर? आपके असम में आपके है, ठीक है ना। यहाँ पर टोडा जनजाति कहाँ पर? तो आपकी नीलगिरी पर। और चेंचू जनजाति आपके आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। बक्करवाल जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर में है। और जारवा जनजाति पूछा जाता है कि आपकी जारवा जनजाति कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। लेपचा जनजाति कहाँ पर है? तो आपकी सिक्किम में है, ठीक है। ये कुछ खास जनजातियां जो कि आपसे पूछी भी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये बताइएगा किस में देखने को मिलता है? हिंदू भी हो और ईरानी भी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए शेर शाह का मकबरा आपने नाम सुना होगा, शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह मकबरा ईरानी और आपके हिंदुस्तानी अर्थात हिंदू वास्तुकला का बना हुआ है। और शेर शाह का मकबरा जो कि आप देख सकते हैं बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। ये अष्टभुजी मकबरा है, अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं वो आपके 8 कोने का बना हुआ है, अष्टभुजी आपका बना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी बनाम हुमायूं का एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। कब हुआ था? 1539 में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ था, विलग्राम का युद्ध, जो कि 1540। और ये हुमायूं का देखा जाए तो भारत से भगाने वाला यही युद्ध आपका है जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपसे दिया गया है शेर शाह सूरी बनाम कीरत सिंह के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें से कलिंजर का अभियान जो कि 1545 में, और इसी अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। कीरत सिंह से ये आपका कह सकते हैं इनका अंतिम संग्राम था, अंतिम युद्ध था, और शेर शाह सूरी ये मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? कलिंजर अभियान में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? चलिए, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 देना है और 5 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, वीपी वाडिया। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है याद रखिएगा वीपी वाडिया जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। कम से कम इतने लोग जुड़े रहते हैं तो 100 लाइक तो तुरंत आपके हो जाने चाहिए, है ना।
भाई इतने लोग जुड़े रहते हैं, 100 लाइक तो तुरंत हो जाना चाहिए। इतना तो हमें लगे कि हाँ नहीं 100 बच्चे ऐसे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही लाइक करते हैं, है ना, उनको बहुत ही तरीके से ज्ञान मिलता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ज्ञान ही नहीं मिलता है, लेकिन हमें तो इतना तो लगे कि इतनी बड़ी क्लास में कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा ज्ञान मिल रहा है भाई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 6 नंबर आपका जो दिया गया है वो कह रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। अभी हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था और हमने कहा है कि अगर ये जीके की सीरीज आप पढ़ लेते हो ना तो जितने भी आपने मॉडल पेपर अभी तक लगाया है यही के क्वेश्चन आपके निकाल के वहां पर रखे गए थे। ठीक है ना, तो मॉडल पेपर आप लगा रहे हैं और ये जीके क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल दमदार आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आप देख सकते हैं कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन हुआ और गांधी जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, यहां पर जवाब देना है दोस्तों। यहां पर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा 7 नंबर में। जवाब आ रहा है बी नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बनेगा निजामुद्दीन औलिया। इसका जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दोस्तों यहाँ पर खुसरो का जो जन्म हुआ था एटा जिले के कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इन्हें हिंद का मतलब इन्हें तोतिया हिंद कहा जाता था। इन्हें भारत में कव्वाली और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष यहाँ पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 की अगर बात करें तो ये पारसियों का है। किसका है, पारसियों का है। भारत में बलबन ने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि भारत में बलबन ने नवरोज त्योहार को मनाना शुरू किया था। यहाँ पर दिया भी गया होगा, हाँ देखो यहाँ पर दिया गया है कि नवरोज की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम बलबन के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। यह फारसी त्योहार जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। नवरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग नहीं फारसी लोग क्या बोलते हैं, फारसी नया साल भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइएगा कि मरकत द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से जो प्रसिद्ध है यहाँ पर 9 में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। 9 की अगर बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मरकत द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता है। यहाँ के अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन है, सैडल पीक है, जो कि ऑप्शन बनेगा सैडल पीक हो गया। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया एक पॉइंट कह रहा है दमन द्वीप को अब दादरा नगर हवेली के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। इसीलिए अब आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए हैं, 8 हो चुके हैं। क्योंकि दमन द्वीप को मिलाया गया है किसमें, दादरा नगर हवेली में। तो अब आपके कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। और 10 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है डी नंबर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि केन बेतवा लिंक जो आपकी है ये गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है एक टाइगर रिजर्व है ना। ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। जो केन है और बेतवा है ये दोनों नदियां यमुना की क्या है, सहायक नदियां। दोस्तों याद रखिएगा, केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आकर यमुना में मिल जाती हैं, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध और परीक्षा बांध यहाँ पर हो जाएगा। परीक्षा दिया है, परीक्षा बांध इस पर आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस भारतीय राज्य में तंबाकू को प्रतिबंध कर दिया गया है। चलिए कुछ तो अच्छा काम हुआ। यहाँ पर देखो दिया गया है कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर किस भारतीय राज्य में तंबाकू प्रतिबंध कर दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 11 नंबर की अगर बात किया जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चाहे कुछ भी प्रतिबंध कर ले लेकिन ये मानेंगे नहीं। मालूम है पॉलीथीन बंद हो गई है लेकिन बिना पॉलीथीन के कहीं कुछ हो नहीं रहा है ना। पॉलीथीन उत्तर प्रदेश में बंद हो गई थी लेकिन आज भी पॉलीथीन हर एक के पास जाओगे पहले से दे देता है भाई। आपको मालूम है सामान लेने जाओगे तो काहे में लेने जाओगे, तो दुकानदार ऑटोमेटिक पन्नी लिए रहता है, वो दे देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें 11 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिएगा राजस्थान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखो एक पॉइंट और दिया गया है, हिमाचल प्रदेश LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। याद रखिए कि आपसे LPG से पूरी तरीके से सक्षम हो गया है और इसके बाद यहां पर दे सकते हैं कि धूम्रपान से भी मुक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर मिलान करना है। तो चलिए बताइएगा कि सूची फर्स्ट में दिया है अनुच्छेद, है ना, और इसके बाद यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को धुआं करिए जल्दी से।
देखिए आर्टिकल नंबर 140 124 कहता है उच्चतम न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय इसका मतलब आपका पहला आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 5 आपका नागरिकता, इसका ये भी हो जाएगा। 52 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें 3 हो जाएगा। और 245 विधायी शक्तियों का विवरण, ये तो पहले से धुआं है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। 1 2 3 4 कहां पर है? ऑप्शन देखिए ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 पहले से धुआं है, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों बताइएगा कि केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि रोबस्टा कॉफी और मयूर गुड़ और तिरूर पान, ये सभी है जिनको जीआई टैग दोस्तों दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, ये केरल के आपके हैं। ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है कौन? तो दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, गौरी सावंत। कौन है? सॉरी बी नंबर होगा, गौरी सावंत। कौन है? गौरी सावंत बनी दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर एक पॉइंट आपसे मिलता है कि भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत तो आपकी गौरी सावंत हैं। भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर जज कौन है? तो आप याद रखिएगा, जोईता मंडल। जोईता मंडल ये भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर जज हैं। अगला है भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? प्रिया। कौन है? प्रिया हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर विधायक कौन है? तो आपकी शबनम मौसी। शबनम मौसी ये क्या है? ट्रांसजेंडर विधायक हैं, ठीक है ना। तो इनको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कथन आपको दिए गए हैं और बताना है यहां पर क्या सही है क्या नहीं सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। तो चलिए 15 की यहां पर बात करते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है, लो भाई यहाँ पर ट्रांसजेंडर कह रहे हैं क्या है? तो भाई फीमेल के जो बीच में होते हैं उन्हें कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे दिया गया है कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, ठीक है ना। क्योटो जो बंदी है वो आपकी 2005 में लागू हुई। मतलब यहाँ पर देखा जाए ये पॉइंट आपका सही है क्या? ये पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल सही आपका ये पॉइंट दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है कि क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तो दोस्तों ये बताइए, जो क्योटो आपका जो था वो सिर्फ क्या आपके ओजोन गैस से संबंधित है क्या? सिर्फ ओजोन गैस से संबंधित है क्या? नहीं, है ना, नहीं। यहां पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहां पर जो आंसर आपका सी है। अब इसका आंसर देखिएगा, आंसर क्या है समझिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। इस संधि में या संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबंधित करती है। ग्रीन हाउस गैस में देखो क्या क्या शामिल है आपका, CH4 हो गया था, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, CFC हो गया, ओजोन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ठीक है ना। इनमें से आपको प्रतिबंधित करने के लिए बोला गया है। और अगला यहाँ पर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का क्रम आपको बताना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 16 और यहां पर बताइएगा सही क्रम इनमें से कौन हो जाएगा। सही क्रम इनमें से कौन हो जाएगा? दोस्तों एल्बर्ट बिल जो विवाद आया था वो 83 में आया था। क्या एल्बर्ट बिल आज जो आया था ये 83 में आया था, 1883 में हुई। कब? 1883 में आया था, 1883 में, ठीक है ना। यहां पर मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, आया था 1909 में। फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, है ना, ये आया था 1919 में आया था। और गांधी निवेश समझौता हुआ था 31 मार्च को हुआ था, सॉरी 5 मार्च 1931 को हुआ था। मतलब ऑप्शन यहां पर बनेगा बी वाला। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए साथ में तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? यहां पर दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यहां पर हीरा। क्या है? यहां पर हीरा जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हीरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हीरा जो आपका है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, या पारदर्शी होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है, या ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। भारत में हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना की खान में प्राप्त भी किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहां पर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व तंबाकू दिवस ये 28 मार्च को नहीं है, 31 मई को मनाएंगे। तो यहाँ पर देखो गड़बड़ी मिल गई है ऑप्शन डी में। यहाँ पर आपको करना चाहिए था क्या? 31 मई करना चाहिए, 31 मई। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहे टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? टेरिडोफाइट प्रजनन कैसे करते हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर बीजाणुओं की सहायता से, किसके? बीजाणुओं की सहायता से टेरिडोफाइट प्रजनन करते हैं। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। टेरिडोफाइट्स में फूल और बीज नहीं लगते हैं, ठीक है, इसमें फूल और बीज नहीं लगते हैं। टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैम के रूप में भी जाना जाता है। और फर्न और एजोला
दोस्तों यहाँ पर जो आपका फर्न है, एजोला है, ये टेरिडोफाइट्स के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो चलिए मतलब ये हुआ कि ये जो घास के मैदान है वो 23.5 से और 66.5 के बीच नहीं होते होंगे, है ना। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है आपका, देखिए जो आपका सवाना घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान जो आपका है ना, ये आपके अफ्रीका में है। और ये आपको मालूम है कि अफ्रीका में आपकी भूमध्य रेखा है और आपकी यहाँ पर मकर रेखा ये वाली, है ना, इसके बीच यहाँ पर आपका पाया जाता है, इसलिए आपका उष्ण घास का मैदान है। कैसा है, उष्ण घास का मैदान है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके घास के मैदान है जो कि शीतोष्ण घास के मैदान और आपका देश पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, वेल्ड घास का मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स घास का मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेयरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में है, स्टेपीज घास के मैदान कहां पर, यूरेशिया अर्थात यहां पर मिक्स जो आपका है। अब यहां पर देखिए उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, यहां पर देखिए सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, लानोज घास के मैदान आपके वेनेजुला में है, कैंपास घास के मैदान आपके ब्राजील में है, सिल्वास घास के मैदान अमेजन बेसिन में है। तो ये कैसे आपके उष्ण घास के मैदान है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कील नहर किन्हें जोड़ती है, कील नहर किन्हें जोड़ती है। यहां पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि कील नहर किन्हें जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फोन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहां पर कील नहर जो आपकी है याद रखिए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर देखिए जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, पनामा नहर ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और इरी झील आपके इरी झील और आपकी मिसिसिगन झील को जोड़ती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। चलिए कह रहा है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। दोस्तों यहां पर जवाब दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि जो लोकसभा होती है वो तो 5 वर्षों में भंग हो जाती है, क्यों भाई, लोकसभा जो होती है वो 5 वर्षों में खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है जो नई आपकी निर्वाचित लोकसभा होगी उसमें जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी वाला हो जाएगा, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर, अर्थात यहाँ पर क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित कृषि क्या होता है बताइए, मिश्रित कृषि जो होता है वो होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि पशुपालन और सशस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, पशुपालन और सशस्य अर्थात कृषि को करना एक साथ, ये मिश्रित खेती कही जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण को किस संविधान से लिया गया है। अर्थात जो आपका अनुच्छेद 14 है विधियों के प्रति समानता, ये लिया गया आपके अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। बताइए भाई, ये शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, 25 का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार होता है ये दूसरी संस्था देती है, इसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर दे सकते हैं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपके स्वीडन के उद्योगपति डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में रसायन क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान क्षेत्र और साहित्य और शांति के लिए दिया जाता था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो आपके 1968 से इसकी की गई थी। शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो आपकी दिमित्री मुराटोव और मारिया सेरा को दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अरे डकार क्या, भूख लगी है, डकार लगी है, हमें उल्टा होता है, जब हमें भूख लगी होती है ना तब हमें डकार आती है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कह रहा आपसे कि भारत के प्राचीन मंदिर बताइएगा। हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग रहता है, जब डकार आती है समझो भूख लगी है, और जब खाना खा लेते हैं तब पढ़ने का मन भी करता है। बहुत लोग खाना खाने के बाद नींद लेते हैं और हमें खाना खाने के बाद नींद आती नहीं है, बड़ी समस्या हमारे साथ होती है। देखिए यहाँ पर दिया है भारत के प्राचीन मंदिर, अब आपको आराम से सुनना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है
कह रहा है नचना कुठार पार्वती मंदिर, क्या दिया है, नचना कुठार पार्वती मंदिर कहां पर है, तो नचना कुठार आपके मध्य प्रदेश में है। अगला है भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर नागौद जो कि मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ जो कि झांसी मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है ना, दशावतार मंदिर। अगला दिया गया है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का जो आपका विष्णु मंदिर है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला है भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये कानपुर में है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है कि कैलाश मंदिर, है ना, यहाँ पर कैलाश मंदिर ये एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है। अगला विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहां पर है, तो कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा में हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आपकी जबलपुर मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है सास बहू का मंदिर, तो सास बहू का मंदिर क्या हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मामा भांजा का मंदिर कहां पर है, आपके दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, तंजावुर जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है प्रमुख वंश और उनके संस्थापक, जैसे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, कौन, बिंबिसार था। अगला दिया गया नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद, कौन, महापद्मानंद। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव कण्व था। अगला सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका सिमुख, कौन हो जाएगा, सिमुख हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका कुछ कर्भिशिष हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखिए आपका श्रीगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग या दंतीवर्मन जाएगा। अगला चोल वंश का संस्थापक कौन था, आपका विजयालय, क्या हो जाएगा, विजयालय। और अगर है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा है, तो नागभट्ट प्रथम, क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। अगला संगम वंश का संस्थापक कौन थे, तो आपके हरिहर बुक्का थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो सल्तनत कालीन में कुछ इमारतें आपकी हैं, है ना। जैसे आपको दिया गया है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है और बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। अगला कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। अगला आपसे दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपके अजमेर में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रमुख स्थल और शासक, तो दोस्तों यहाँ पर लाल महल दिल्ली में है, बलबल ने बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी ने बनवाया। अतारकिन का दरवाजा नागौर में है, जो कि आपके इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला आपसे दिया गया है तुगलकाबाद, जो आपके दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। आदिलाबाद का किला दिल्ली में है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। अगला है जहां पनाह नगर दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। कोटला मैदान जो आपका कोटला फिरोज शाह, जो कोटला मैदान है वो आपके दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। काली मस्जिद जो कि अष्टभुजी है, ये दिल्ली में है, फिरोज शाह के द्वारा बनवाया गया। दरगाह जो कि मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई। अगला इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है, नागौर, जो कि आपके रजिया के द्वारा बनवाया गया। सीरी का किला है वो आपके दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला आपसे दिया गया है गयासुद्दीन का मकबरा आपके दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। अडाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई। अगला है चांद मीनार या चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई। विजय स्तंभ आपकी चित्तौड़ में है, राणा कुम्भा के द्वारा बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर सूफी संप्रदाय उनके संस्थापक दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चिश्ती, क्या दिया है, चिश्ती। तो चिश्ती आपके संस्थापक कौन थे, अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में प्रचार किसने किया था, तो याद रखिए चिश्ती संप्रदाय जो आपके भारत में प्रचार किया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर प्रचार किया था। अगला है सोहरावर्दी, तो सोहरावर्दी के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं जियाउद्दीन अबूजल जीओ हैं, और भारत में प्रचार किया था बहाउद्दीन जकारिया, भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। अगला दिया गया है यहाँ पर, अगला है कादरी संप्रदाय, तो इसके आपके थे अब्दुल कादिर, ये संस्थापक थे, और यहाँ पर प्रचार भारत में किया था शाह नियामतुल्ला। अगला है नक्शबंदी, तो आपके बहाउद्दीन थे संस्थापक, भारत में जो प्रचार किया मखदूम जिलानी ने किया था। सत्तारिया जो आपके अब्दुल सत्तार हो जाएंगे, और ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में प्रचार किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिख धर्म गुरु और उनके कार्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम आते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव की अगर बात करें तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक देव ने किया था। आदि ग्रंथ की जो रचना किया किसने किया, तो आपकी गुरु नानक देव ने किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुरु अंगद। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए
जो कि आपके गुरुमुखी लिपि के क्या जाने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, अंग गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। अगला है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास ने ही करवाया था। अगला आपसे दिया गया है गुरु रामदास। तो दोस्तों याद रखिए गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करवाया था, अमृतसर की स्थापना। अगला है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर जो कि 1604 में इसकी नींव रखी थी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदलने का कार्य यहाँ पर गुरु हरगोविंद ने ही करवाया था। अगला आपसे दिया गया है गुरु हरराय। दोस्तों यहाँ पर गुरु हरराय ये मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध भाग लिए थे। क्या है? मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे गुरु हरराय। गुरु हरकिशन कौन थे? तो अल्पवयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर सिख गुरु आपके हैं, इनको प्रमुख कार्य यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये सिख गुरु में प्रमुख कार्य, सिख गुरु और प्रमुख कार्य गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना और सिखों के अंतिम गुरु आपके रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। विभिन्न वंश और उनकी राजधानियां। दोस्तों यहाँ पर काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? काकतीय वंश की राजधानी क्या रही है? वारंगल। क्या? वारंगल। होयसल की जो राजधानी पूछी जाती है दोस्तों, होयसल की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा कि द्वार समुद्र। क्या? द्वार समुद्र हो जाएगा। यादव इसकी क्या थी? आपका देवगिरी हो जाएगा। पांड्य वंश की जो आपकी राजधानी रही है वो आपकी कोराईकल या मदुरै रही थी। अगला है आदिल शाही। तो इनकी क्या थी? बीजापुर। कुल्लू कुतुब शाही ये आपकी गोलकुंडा। निजाम शाही सरकी शाही जौनपुर। राष्ट्रकूट की क्या राजधानी थी? मान्यखेत। क्या थी? राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी। बहुत पूछा गया है। पुष्यभूति वंश की जो आपकी राजधानी थी वो थानेश्वर अर्थात कन्नौज रही थी। पल्लव की जो आपकी राजधानी वो आपकी क्या थी? तो आपकी कांचीपुरम। क्या? कांचीपुरम। अगला है पाल की क्या थी? तो मुंगेर। क्या थी? मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज एवं गुजरात ये आपकी रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विभिन्न शासकों द्वारा किए गए कार्य। चलिए, कह रहे दीवान ए बंदगान है ना, ये आपके फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगले दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए को ही आपके मोहम्मद तुगलक के द्वारा। दीवान ए अर्ज आपके बलबन के द्वारा किया गया था। नहरों का निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नौरोज का स्टार्टिंग आपके बलबन ने किया था। यहाँ पर दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। आईन ए दाहसाल के अकबर ने शुरू किया था। प्रतीक मुद्रा ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपके मोहम्मद तुगलक ने किया था। चहलगामी अमीर का जो गठन किया था तुर्की चहलगामी वो आपके इल्तुतमिश ने किया था 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर। अगला सड़क ए आजम जो आपकी जीटी रोड है ना, सड़क ए आजम अर्थात जीटी रोड ये आपके शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? आपके अकबर ने स्टार्ट किया था, बनाया था। जौनपुर शहर को बसाया किसने? तो आपके फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। जौना याद में किया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है तो आपके इल्तुतमिश ने बसाया था। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास जो आपकी है यहाँ पर चलिए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा।